तारीख थी 26 फरवरी 2020। दंगा होते हुए 4 दिन गुजर गए थे और जो हालात का सामना करना पड़ रहा था उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोगों को, उन दंगा पीड़ितों को जिनको मारा, जलाया, काटा जा रहा था, उसका वक्त गुजरते हुए 4 दिन और 3 रात हो चुकी थी। आज भी वो लोग अपने अपने दर्द को अपने अपने तरह से बयान करते हैं, सिहर जाते हैं, रोने लगते हैं। 23 फरवरी 2021 को दिल्ली दंगे हुए 1 साल मुकम्मल हुए और उस मौके पर तब से लेकर के अब तक जगह जगह कहीं कैंडल मार्च किया जा रहा है, कहीं श्रद्धांजलि सभाएं की जा रही हैं, कहीं लोग जमा होकर के अपनों को याद कर रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वीरेंद्र करात की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन सभी दंगा पीड़ितों को बुलाया गया जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों के मुख्तलिफ जगहों के रहने वाले थे और वो लोग के जिनके घरों के उनसे जुदा हो चुके उन लोगों को बुलाया गया, उनके दिलों का हाल सुनने के लिए, समाने को सुनाने के लिए। एक एक करके मैं चाहूँगा कि आप लोग उन लोगों को सुने जिनके अपनों को जिन्होंने खोया, किसी की आंखें गईं, किसी का मकान जला, किसी की औलाद ख़त्म हुई, किसी के बाप की मौत हुई, किसी का भाई नहीं रहा। सुनिए उन तमाम लोगों को। अब बस इंसाफ का फैसला है, बस इंसाफ सही है, इंसाफ हो जाए। और हमारी ये तेजाब से आंखें तो चली गई हैं। इंसाफ का फैसला है, बस इंसाफ सही है, इंसाफ हो जाए। और हमारी ये तेजाब से आंखें तो चली गई हैं। ईट पत्थर फेंक रहे हैं तो उन्हें मकान मालिक ने वहाँ से फ़ोन करा, हमारे मकान का सामने आके आपने ईट पत्थर मत फेंको, हमारे किराएदार परेशान हो रहे हैं। तो ना तो चले गए। चले जाने के बाद शाम को दोबारा आया वापस। आने के बाद कैमरा लगा हुआ था, कैमरा तोड़ दिया, लाइट काट दिया। काटने के बाद जय श्री राम नारा लगा के पीछे वाली गली में से घुस के 30 मिनट में पहुँच गया। तो हमने सब साथ में से देख रहे थे। तो मैं फौरन में अपना आदमी को पलंग के अंदर सुबह दिया था। पलंग के अंदर सुबह के बाहर से मैंने ताला लगा दिया था। तो एक बाहर है, उन सबने कह रहे थे इसमें मुसलमान है। तो उनको ताला तोड़ के पलंग के अंदर घुस के उनको निकाल के, तो उनके एक जीजा भी था, मेरे आदमी की जीजा जी, तो उनको भी पहले उनको मारा है, रात को सब खूब मारा है। मारने के बाद उसको तो छोड़ दिया। पलंग के अंदर ढक्कन खोलने के बाद उनको पलंग के अंदर छरिया मार रहे थे। छरिया मारने के बाद उनको मेरे आगे पास सामने खूब मारा है। तो उनको छरिया मारे थे। उनको जब बदन पर छरिया लगा है तो उनको ने बाहर निकाला, पलंग के अंदर से निकाल के बाहर निकालने के बाद उनको बहुत डंडे से मारा। मारने के बाद उनको बाहर निकालने के बाद गली के अंदर ले आई, कमरे के से बाहर। हमारे बच्चा मैं दूसरी कमरे में बंद था, हमने उनको बचा नहीं पाई। तो उनको पेट पका के रो रहे थे, कह रहे थे भाई मुझे तुम्हारे भाई हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरे मासूम छोटा मासूम बच्चा है। मेरा मुल्ला भी भाई बता रही है करके उनको सिर पे मार दिया। मैंने कहा तुम्हारी कुंडली बेहोश हो गया, तुम्हारे खत्म हो गया। हमारे आंखों का सामने मारा, हम खिड़की से देख रहे थे। तो उनके दंगेदार कह रहे थे जो अभी तुम्हारे में बाद में देखेंगी, पहले इसको संभाल लो। उनको मार के जीना पे पेड़ पकड़ के खींच के दीवार पर मारते ले गए। ले जाने के बाद नीचे ले गए, पीछे गली में से घुमा के ले जाकर मोटरसाइकिल में आग में फेंका। आग में फेंकने के बाद उसको लाल में फेंक दिया। उसके बाद दोबारा आया, पूरे आकर हमारे कह रहे अभी तुम्हारे जान से मार देंगे। तो हमारा खुद बिंदी लगा के सिंदूर लगा के हम लोग वहाँ से रात को 11-12 बजे हम लोग भागा हुआ हूँ बच्चे को लेकर रात को। तो ये चीज़ का हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाला भी कोई साथ नहीं दिया हमारे, ना हमारे कोई चार्जशीट मेरे हाथ में आया अभी तक। हमारे बीच शहबान जो वेल्डर का काम करता था और पहले दिन जब 24 तारीख को चांदबाग के एरिया में हिंसा हुई तो उस हिंसा में गोली से उनकी डेथ हुई। उसके बारे में उनके छोटे भाई हैं, बहुत तीसरे नंबर के भाई हैं, बहुत छोटे हैं और वो सारी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो फैजान है उनका नाम, फैजान बात रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम फैजान है। मेरे भाई की डेट 24 तारीख को कर दी गई थी, गोली मार दी गई। ये काम नहीं सकता। तो मैं अस्पताल पहुंचा तो मेरे भाई को जान में उनके गोली मारी गई थी 24 तारीख को। और फिर मैं उनको यूपी लेके गया, मट्टी दी मैंने उनको। फिर उसके बाद में मुझे पुलिस वालों ने इतना परेशान करा, रातों को मुझे दंगों के टाइम में बुलाया।
रात को 11 बजे 10 बजे 11:30 बजे इस टाइम मुझे बुलाते थे और मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मुझे केस चलाना था। तो जो वो मेरे भाई को उठा के लेके गया था लड़का, जब मैं थाने के अंदर जाता था, जब उस लड़के को परेशान कर रहे थे, मुझे उस लड़के से मुलाकात भी नहीं करनी थी, उसका नंबर भी बंद कर दिया था, इतना मुझे पुलिस वालों ने परेशान करा। तो फिर मैंने उससे रात को मुलाकात करी तो पुलिस वालों ने मुझसे कह दिया इसका नाम और फ़ोन नंबर कोई कांटेक्ट नहीं करना इससे। मैंने उसको बचाने की कोशिश करी, मैंने कहा भाई भी ये तो मेरे भाई को बचा के लेके गया था, तुम लोग इस तरीके से इनको परेशान करोगे तो फिर आगे से कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने मुझे भेज दिया और फिर मैंने अगले दिन उससे मुलाकात करने गई तो उसका नंबर भी बंद कर दिया था और 3 दिन तक मैंने मुस्तफाबाद के अंदर उस लड़के को ढूंढा, उस लड़के का मुझे आज तक पता नहीं चला। फिर उसके बाद में मैंने पुलिस वालों से पूछना चाहा तो फिर उन्होंने फिर मुझसे मना कर दिया कि इसका नाम मत लेना, कि वो गया कि अपने गाँव को चले गया। तो मैंने उसको फिर ढूंढना चाहा तो मुझे कहीं नहीं मिला, उसका आज तक मुझे पता नहीं चला। और पुलिस वाले मुझे इतना परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और मैंने उनसे पूछा कि मेरी चार्जशीट क्यों नहीं आई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी तक कोई इस केस में अरेस्ट ही नहीं हुआ है तो चार्जशीट कहाँ से आएगी। 1 साल पूरा हो गया, अभी तक मुझे कोई चार्जशीट नहीं मिली है। जोरीपुर नाले के पास 9 डेथ हुई थी, पूरे ग्रुप ने जिस तरह से उनकी हत्या की थी, उसके अंदर 2 भाई अमीर और हाशिम की डेथ हुई थी। उनका परिवार हमारे साथ है, उनकी उनकी माता जी। बैठ जाओ बहन, बैठ के पूछ सकती हूँ, माइक ठीक रखो। मैं उसकी माँ हूँ, जो मेरे 2 बच्चे खत्म हुए थे, आमिर और आसिफ। मैंने गोकलपुरी गंगा विहार गाड़ी पे मार दिया फांसी पे। 1 साल हो गए मेरे बच्चों को, अभी तक कोई सुनवाई न हुई है। और कहने में देखो छोटी छोटी इसकी 3 बच्ची हैं, सहारे वाला कोई है नहीं। अब बताओ कैसे करेंगे हम, किसके सहारे जिएंगे? कोई भी हमें वो नहीं है। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों का इंसाफ चाहिए। हम इसलिए मन लगे हैं, हम तो बच्चे हैं, बुजुर्ग हमारे घर वाले हैं, वो ऐसे आंखों से न दिखता है, बीमार है, अटैक के मरीज है, 2 बार उन्हें अटैक पड़ चुका है। हमारे बुढ़ापे का साधन ले लिया, हम कैसे जिएंगे? अब कैसे हम जी पाएंगे? और बताओ सर, ये हम सरकार से ये मांगे कि हमारी दुआ, हमारे 1 आध बच्चे को या हमारी बहू को कोई भी नौकरी या कोई साधन मिले। जैसे हमारे बुजुर्ग आदमी है, साधन है नहीं, मेरे पीछे बच्ची हैं, 9 बच्ची हैं, मुझ पर 9 लड़की हैं मेरे पास। मैं क्या करूँ बुढ़ापे में? नो बताओ। हमारे बीच वसीम के पिता हैं अतुल्ला खां, वो बातचीत रखेंगे। वसीम के पिताजी। नमस्कार जी सर, क्या कहें, विश्वास पुलिस ने तोड़ दिया, कह नहीं सकते कुछ। रोज बोल के रोज याद आती है। वो बच्चा 5 मिनट पहले घर से निकल के गया था, बस पहला दंगों के बाद पहला हाथ इन मैडम का था हमारे सर पे। नहीं तो पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नहीं देखा कि इसे कसूर करा नहीं करा, ये था नहीं था, लेकिन मार आपने सामने देखा, वो पैरों पे टांग रख कर पुलिस वालों ने मारा। 1 साल हो गए, क्या आज तक वो पुलिस वाले नहीं पकड़े जाएंगे क्या? माँ आज तक बच्चों को ढूंढती फिर रही, उनके बच्चे मर गए, कोई सुनने वाला नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया आज के तारीख में। और ऊपर से अगर हम कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो हमारी कंप्लेंट नहीं हो रही है। जो लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं उनको डरा रहे हैं। पुलिस वाले आके घर पे धमकाते हैं कि पुलिस केस मत करो, हमारे पर मुकदमा मत करो, केस वापसी लो। हमारी तो कोई आवाज़ इस टाइम सुनने वाला है नहीं फिलहाल। अगर आप लोगों के जरिए हमारी आवाज़ उठ सकती है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं शिव विहार में रहता हूँ। शिव विहार के अंदर मेरा भाई, मेरा परिवार अकेला रहता था रामलीला मैदान के पास। वहाँ मेरे भाई को 3 गोलियां मारी
और गोलियां मारने के बाद मेरे भाई को जब वो तड़प रहा था उसे उठा करके जलती हुई आग के अंदर घेर दिया। मेरा भाई आग में से खड़ा भी हो गया। खड़ा होने के बाद भी फिर एक शख्स ने मेरे भाई के गोली मारी और फिर वहाँ एक आदमी ने बम निकाल करके मेरे भाई के ऊपर फेंका। चिचड़े उड़ गए मेरे भाई के। कैसा बम था? बम इतना मोटा था, ये मैंने देखा है आंखों से दूर से। मैं दुक्कावा था वहाँ, मैंने सारा नज़ारिया अपनी आंखों से खुद बयान होते हुए देखा इस चीज़ को। और मेरे भाई को वहाँ मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। सिर्फ मेरे भाई की जब अगले दिन डेड बॉडी लाया तो वहाँ सिर्फ एक टांग मिली है मेरा भाई की, वहाँ एक भी कोई चीज़ नहीं मिली मेरे भाई की। मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा कारखाना, मेरे सब कुछ वहाँ जला दिया गया। मैं रात को 1:30 बजे वहाँ से तिलक लगा करके और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को निकाल के मुस्तफाबाद तक पहुँचा हूँ। वो भी मैं ग्रामा गार्डन की तरफ रास्ता भूल गया, मैं भी रास्ता भी भूल गया था भाई साहब। मेरे साथ इतनी जास्ती हुई है और उसमें से RSS के लोग, तो आपके भाई जगदीश प्रधान का भी हाथ है उसमें। RSS के सारे लोग जितने थे सब RSS लोग थे, बजरंग दल के लोग थे। और उसके अंदर ये नंद किशोर गुर्जर है, लोनी का विधायक, उस तक के नारे लगा रहे थे वो कि नंद किशोर जिंदाबाद। नंद किशोर ने ये कह दिया है, उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि आज हमें प्रशासन हमारे साथ है और आज हमें खुली आज़ादी मिली है और कल को ये मौका नहीं मिलेगा। आज इस बिहार से एक भी कटुआ बच के नहीं जाना चाहिए। ये वहाँ के लोग उस वक्त नारा लगा रहे थे, जगदीश प्रधान जिंदाबाद, कपिल मिश्रा जिंदाबाद। ये इन नेताओं का सारा इसमें हाथ था। और RSS के लोग तलवार, कट्टे, बंदूक लेकर के और मेरे भाई के पास और मेरे घर में भी मुझे ढूंढने आपने अपने भाई की शिनाख्त जो है उसी टांग से करी? जो टांग से करी जी। बाकी जिस्म का कुछ हिस्सा नहीं मिल कुछ पाया? नहीं मिला जी। बाकी मैं उनकी हड्डियां बीन के लाया था, उनकी हड्डियों का टांग से दफीना कराया मैंने। और मेरे वहाँ भाई जहाँ चला था, मैंने उस जगह को सारे मीडिया वाले आए, उन्होंने देखा भी, वहाँ हड्डियां पड़ी थी। एक जवाड़ा मिला जिसमें 2 दांत भी थे भाई के, बाद में जो जले हुए पड़े थे वहाँ पर। उसके बाद मेरे घर का वो नाश कर दिया, मेरे एक सुई तक नहीं बची। मैं अपने घर पे नंगे पैर एक कुर्ते पजामे में अपने बच्चों को लेके 7 जनों को लेकर के मैं बड़ी मुश्किल से रात को 2 बजे बाबू नगर में। अब आपका केस कहाँ तक? जी जान लड़ा दिए महबूब प्राचा साहब ने, इतनी बढ़िया केस लड़ा है, मगर आज उसके लिए मेरे को धमकियां आ रही हैं। कौन धमकी दे रहा है? ये जिनके लड़के बंद हैं वो RSS के लड़के हैं, जिसमें 2 लड़के पुलिस वालों के हैं। आपने किसी की शिनाख्त की थी क्या? जी, मैं उसमें से जो है एक लखपत है, उसमें 2 कुलदीप नाम के हैं, उसमें 5 जने हैं जो बंद हैं इसके अंदर और वो वहाँ मौजूद थे उस समय। एक संजू नाम का था, इसमें कम से कम 10-12 जनों के नाम दे रखे हैं। अभी तक किसी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो FIR हुई थी उसमें नामजद कराया था जी, इन्होंने कोई FIR नहीं। अब दबाव क्या है आप पर? अब दबाव ये है कि मेरे से ये कहा जा रहा है कि जो अपना केस है वो वापस ले लो और महबूब प्राचा जी से केस बिल्कुल वापस ले लो। जैसा चाहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, जिसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं और वहाँ के जो जगदीश प्रधान के मिलने वाले लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, वो तक मुझे दबाव दे रहे हैं इस समय। तो दंगों में आपके भाई की? हाँ, मैं अकेला विटनेस हूँ इसके अंदर। मैं सारी चीज मेरी आंखों के सामने हुआ है और मेरे को ही धमकी दी जा रही है। पुलिस वाले तक क्या नाम आपके भाई का? अनवर कसार। अनवर जिनकी डेथ हुई है? जिनकी डेथ हुई है। मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? खुर्शीद सैफी। खुर्शीद, क्या हुआ था आपका पूरा वाकया बता दें जरा जल्दी। मुझे फारूकिया मस्जिद में पकड़ लिया था मगरिब के टाइम जी, और मुझे मस्जिद की छत पे पकड़ा, जो कि मस्जिद की छत से अपनी जान बचाने के लिए 2 मंजिल की छत से मैं नीचे कूदा। नीचे कूदने का मुझसे खड़ा नहीं हो गया, फिर उन्होंने मुझे डंडों से मारा। डंडों से मारने के बाद बंदूक की बटों से मारा। आपकी आँख कैसे गई? बंदूक की बटें मारी उन्होंने आंखों पर और मेरी दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। ये माथा पड़ गया, पूरे जबाड़े की हड्डियां टूटी हुई थी। ये सब ऑपरेट हुआ है? जी, ये ऑपरेट किया है, ये जबाड़ा अंदर से गाल काट का ऑपरेशन किया हुआ मेरा। आपके वकील भी यही है महमूद प्राचा? जी, महमूद प्राचा जी मेरे वकील हैं। तो आप पर अब क्या केस कहाँ तक पहुँचा और किस तरीके का आपके ऊपर प्रेशर है? प्रेशर ये है कि मेरे घर पे डेली पुलिस वाले आते थे, डेली मुझे कह के लेके जाते थे कि थाने लेकर जाएंगे, उठा लो इसको यहाँ से। कि दूसरी पार्टी आई बैठी है, उसके वो केस आप वापस ले लो, जिन लोगों के नाम आपने कंप्लेंट की है वो वापस ले लेते हैं और महमूद प्राचा जी से अपना केस वापस ले लो, वो सारा झूठा केस लड़ रहे हैं। और फिर वो ज़्यादा धमकी देते रहे, फिर मैंने PSO के लिए डाली। PSO को डालने के बाद फिर मुझे 2 पुलिस वालों की सिक्योरिटी मिली, वही महमूद प्राचा जी के बदौलत। हाँ। नहीं तो पुलिस वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा था, घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कहीं आ नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। अब पहले से कुछ राहत है, ये सब महमूद प्राचा जी का मेहरबानी है जो आज हम थोड़ा घर से बाहर निकल के घूम सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। नहीं तो हमें घर से भी निकलने के अंदर डर लगता था कहीं पुलिस वाले उठा के न ले जाए हमें। बिल्कुल। आपका नाम जो आपने बताया? खुर्शीद सैफी। खुर्शीद सैफी। और आपका? मेरा नासिर खान। नासिर, उस दिन भी आपने अपनी वो बात बताई थी, उसके बाद से क्या आप तक क्राइम ब्रांच ने या सेल ने किसी ने आपसे राब्ता किया है? जी, कोशिश कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली, मतलब देखते हैं, मुझे घूरते हैं, हर तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब बस हमारे वकील साहब का कसूर ये है कि वो मजलूमों की सुन रहे हैं
मजलूमों के लिए खड़े हुए हैं। मजलूमों में हम ही नहीं है, मुसलमान ही नहीं है, दलित लोग भी हैं और एसटी लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है बिना पैसे के लड़ रहे हैं। मजलूम लोगों की मदद करना ये इनका कसूर है सिर्फ। आपका क्या नाम है? आगाज हुसैन। हाँ, आपके मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है, दंगों के बाद में आपके घर आया था कवरेज करने के लिए। आपके बेटे को मारा गया था। इंसाफ के लिए कहाँ तक बात पहुँची? फारूकिया मस्जिद पे मारा गया जी, फारूकिया मस्जिद पे। क्या किया था? काम करने के लिए गया था, बस वो वहाँ गया था और जो है शाम के वक्त। बेटे का क्या नाम आपके जिसकी डेथ हुई? हुसैन, जिसकी 14 फरवरी को शादी हुई थी, 25 फरवरी को उसकी डेथ हो गई। शहीद हो गया वो बच्चा मेरा। मुझे इसका कोई गम नहीं है कि वो शहीद हो गया, लेकिन उसे अब कानून से, संविधान से, बाबा अम्बेडकर के संविधान से हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। जालिम चाहे कितना भी सातिर हो, वो एक दिन कानून से बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, अपने जवान बेटे को खो चुके। 14 फरवरी की शादी थी और 25 फरवरी को बेटा शहीद हो गया इन्हीं दिल्ली दंगों में। आपका? मेरा जी वो 5 लड़के जो दिल्ली पुलिस सड़क पर लिटा कर मार रही थी, उनमें एक लड़का मेरा था, जिसमें एक फैजान शहीद हो गया। फैजान एक शहीद हो गया था, उसमें मोहम्मद वसीम का नाम का लड़का मेरा था। अच्छा। उसके बाद में भी साहब के कहने पर या हमारे केस करने के बाद दिल्ली पुलिस के जवान या उनके मिलने वाले हमारे को परेशान कर रहे हैं कि केस वापसी ले लो, यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, लेकिन हमने उन्हें साफ मना कर दिया कि लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे, केस वापसी नहीं लेंगे। वाकया जो था आपके, मेरी माँ को जला के और मेरे पूरा घर बर्बाद कर दिया था, बिजनेस वगैरह सब खत्म कर दिया था। और 13 आदमी भी मेरे जो वर्कर थे और 4-5 आदमी मेरे परिवार के थे, वो सब अपनी जान बचा के ऊपर छत पर चले गए थे। बस अभी मेरा केस महमूद साहब लड़ रहे हैं और इनसे ये उम्मीद है। मेरे आँख के नीचे गोली लगी थी, गोली लग के यहाँ फंस गई थी और मेरी एम्बुलेंस पे भी 2 बार अटैक हुआ था, जिसकी वीडियो वायरल है। जो जिस एम्बुलेंस पे आपको लेके जाया जा रहा था? जी, वो मैं ही हूँ उसमें। मेरे को क्या कहते हैं, फिर मैंने जब नामजद रिपोर्ट लिखवाई तो मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में झूठे इल्जाम लगा के, धाराएं लगा के उसे बंद कर दिया, जिसका केस भी महमूद प्राचा साहब ने लड़ा और वो जमानत पे अब रिहा हैं। और मेरा केस भी महमूद प्राचा साहब लड़ रहे। जी, मैंने अपनी मर्जी से वकील किया है और मैंने जो मेरे पे बीती है, जो मेरे साथ हुआ है, उसको मैंने लिखवाया है। मैं समझदार हूँ, जो कुछ मेरे साथ हुआ, हादसा जिसने किया, मैंने उसे नामजद लिखवाया है। और मेरे भाई को क्या कहते हैं, झूठा फंसाया। वीडियो हुई जब हाई कोर्ट में बात चली तो जज ने भी कह दिया जिसके इतने माइनस गॉगल्स हैं, वो इतनी कमज़ोर रोशनी है उसकी, वो कैसे अपने घर से इतनी दूर रात के वक्त जा सकता है। मेरे सामने बैठ के बात हुई, जज ने किया बेल इज़ ग्रांटेड और आईओ साहब कह रहे हैं जी नहीं वो जा सकता है। जज साहब कह रहे हैं चश्मा पहनता है, उन्होंने कहा जी पहनता है। चश्मा नहीं पहना हुआ है वीडियो में और अपने घर से इतनी दूर गए हुआ है और रात का वक्त है, 9:30 का। जज साहब ने किया है नहीं, बेल इज ग्रांटेड। फौरन उन्होंने बेल करा दी। महमूद प्राचा साहब ने बहुत कोशिश करी, हमारे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बिल्कुल। आप महिलाएं हैं, आप बताएं जल्दी से, आपका क्या हुआ था? जी, पुलिस वाले आते हैं हमारे पास, आप कहाँ रहती हैं? भजनपुरा। अच्छा, सुहास मोहल्ले में। क्या हुआ था नुकसान आपका? नुकसान पत्थर फेंके थे हमारे घर में, शीशे वीशे फूटे, नुकसान हुआ है और गोलियां चला रहे थे और गालियां बक रहे थे बुरी तरह। और हमने अपनी जान पता ना कैसे कैसे बचाई उन लोगों से। तो क्या कहते हैं अब आपसे? अब आके जो है ना क्या नाम है, धमकियां देते हैं, पुलिस वाले आते हैं और जो है क्या नाम है कि अपनी कंप्लेंट वापसी ले ले, ऐसे करके बोलते हैं। वही बात जो सबसे कही जा रही है। हाँ, आपका क्या है? मेरा भी वही है, लोगों का डर और दहशत, सामने गोलियां चलाई, सब कुछ देखा, उसके बावजूद भी मतलब अभी भी लोग जो है ना बाज नहीं आते। झंडे बांधे पहले तो, फिर बोलते हैं कंप्लेंट करो, थाने जाते हैं तो महिलाओं को मारते हैं पुलिस वाले बुरी तरह से। रातों में बहुत बुरी तरह से सारी महिलाओं को मारते। जवान बच्ची थी उसको मारा, वहाँ के सिविल वर्दी में भी थे उन्होंने भी मारा। और फिर उसके बाद मेरा फ़ोन छीन लिया, फ़ोन छीनने के बाद पूरी जितनी वीडियो थी सारी डिलीट करती, पूरा फ़ोन मेरा ब्लैक कर दिया। वो वीडियोस आप खुद शूट कर रहे थे, आपके घर पे शूट कर रहे थे बच्चे वगैरह? थाने में, भजनपुरा थाने में। हाँ। तो कोई भी पूरा फ़ोन मेरा कोई वीडियो, कोई एविडेंस आपके अपने पास है, अपने परिवार के जो आपने दिया हो? सारे वीडियो, दंगे के सारे वीडियो सब कुछ थे, सारे प्रूफ थे, वो सारे डिलीट करते उन्होंने। अच्छा, ठीक है। आपका क्या दिक्कत है? फारूकिया मस्जिद पे मेरे पे अटैक हुआ था। आप पर क्या हुआ था? अच्छा, ये जो आपके 70 टांके आए मेरे सर के अंदर। 70 टांके? कितने? 70 टांके। 70 सूचर्स। अच्छा, और मुझे मेरा हाथ बेकार कर दिया है। ओके, पहले से ही हैंडीकैप हूँ। मतलब आप चल नहीं पाते हैं? जब इन पे हमला हुआ तो ये हैंडीकैप ही थे, उनको भी नहीं बख्शा। अच्छा, ये एक हैंडीकैप के साथ भी क्या जुल्म किया है, जिसके 70 टांके हैं। ये इनकी बब्बरियत और जालिमाना जो इनके कैरेक्टर हैं वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। मैं आखिर में आपसे बस अब एक सवाल और कर लूँगा, जल्दी से आप बताएं।
कि हमारे साथ में भी 24 तारीख में हमारे साथ में दंगा किया, हमारे घर में गोले चलाए, पेट्रोल पंप फेंके और जगह गाड़ी गुफ्तारी करी और मारपीट करी हमारे साथ में। 25 तारीख में भी ये हुआ, तो हमने पहली तारीख में हमने कंप्लेंट लिखवाई, तो हमारी FIR दर्ज नहीं करी और ऐसे हमें झूठी बातें करते रहे, बुलाते रहे। फिर उसके बाद में 15-16 तारीख को हम साहब के पास गए, साहब के पास। वहाँ पे आपके भी काउंसिल यही है, यही लड़ रहे हैं केस जी। आप मेरे भाई मारूफ, उसका इंतकाल हुआ था सुभाष मोहल्ले में, उन दंगाइयों ने गोली मारी सामने गली में। सामने गली में से जब हम अपनी दुकान देखकर वापसी आए तो वहाँ जैसे हम 2 नंबर गली के करीब 3 नंबर गली के करीब पहुँचे तो सामने गली नंबर 2 में सोनू, बॉबी, लाला और योगी थे, उन्हें सबके हाथ में। तो आप जानते हैं उनको जिनके आप नाम ले रहे हैं? बताने के बाद वो क्या वीडियोस में आए थे? नहीं, मैंने उन्हें खुद देखा। देखने के बाद में मैंने IO जी को बताया, बताने के बाद में उन्होंने मेरे सामने कागज पे लिखे और मुझसे प्लान पेपरों पर साइन भी कराए। और फिर हमें कितने साल के थे आपके भाई जिनकी डेथ हुई? 32 साल। 32 साल जी। तो फिर हमने उनको बताया, लेकिन उन्होंने जो है, हम कागजों की जरूरत पड़ी, हम थाने में हमने पूछा उनसे कि हमारी FIR की कॉपी हमें दे दो। अब हमने देखा तो उन्होंने उस FIR जो उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने वो नाम नहीं लिखे जो हमने बताई, उन्होंने प्लान थी। फिर हमने उनसे कहा कि ये जो है आपने गलत की है, तो उन्होंने कहा कि आपका केस SIT ऑफिस ट्रांसफर हो गया है और आप जो है उनसे बताना। वो भी यही देख रहे हैं, महमूद पराचा। हमारा केस भी महमूद पराचा। ठीक है, आपका बताएं। जी, मैं कराउल नगर न्यू सभापुर के अंदर रहता हूँ जी। 24 तारीख को मेरी दुकान जला दी गई थी जो शेरपुर चौक पे थी, और 25 तारीख को 10 बजे सुबह हमारे घर पर हमला हुआ और भीड़ आई, तकरीबन 200-300 आदमी थे उसके अंदर, जिनको हम पहचानते भी हैं। और सबसे पहले मेरे गेट तोड़ा, जब गेट नहीं तो पहचानते कैसे हैं कि आपके इलाके के थे, मकामी लोग भी थे? जी, मकामी लोग थे। हाँ, हमारे हाँ, मोहल्ले के थे। हाँ। फिर उसके बाद जो है, जब गेट नहीं टूटा, फिर उसके बाद उन्होंने बम मारा गेट के ऊपर जो है, और फिर उसके आग लगा दी बाहर से। फिर हम ऊपर निकले 3री मंजिल से, एक पड़ोसी ने हमें सुरक्षा दी उन्होंने हमें जो है। फिर उसके बाद जो है, अभी भी सुरक्षा दिया हुआ है आपको? नहीं, अब तो अपने मकान में चले गए, पहले कैंप में रहे हम वहाँ से। ठीक। फिर उसके बाद जो है हमने जो है FIR लेकर गए वहाँ पे, नामजद हमने, तो उन्होंने पुलिस वालों ने मना कर दी कि नामजद कंप्लेंट आपकी नहीं की जाएगी और वैसी सादा लिख के दे दो, फिर उसके बाद आपको मुआवजा मिल जाएगा। तो उस टाइम पे हमने सादा कागज पे हमने लिख के दे दिया। फिर उसके बाद जो है हम बड़े परेशान थे, भाई तो जो असली दोषी हैं वो तो बच जाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद हम सर से मुलाकात हुई, सर के पास पहुंचे, हमने अपनी परेशानी रखी। तो फिर उसके बाद वहाँ से सर ने बहुत मेहनत की और कार्रवाई कराई, कंप्लेंट लिख के दी। फिर उसके बाद उसका असर ये हुआ, तो हमें DCP ऑफिस बुलाया गया हमें। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई आपके साथ में क्या क्या हुआ, कि मन के सर ऐसा हुआ। तो कहने लगे आप दोबारा लिख के दे सकते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, हम दोबारा लिख के दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हमने जो है उनको लिख के दिया अपने हाथ से जो, तो उन्होंने फिर दोनों कंप्लेंट कॉपी पढ़ी, वो भी जो पहले आई हुई थी और जो हमने लिख के दी वो भी। तो फिर उसके बाद उन्होंने थाने को फोन किया, फिर हमें थाने बुलाया गया, उन्होंने फिर हमारे। ठीक है, तो ये केस भी आपका जो है पूरा यही देख रहे हैं। आपका क्या दिक्कत है? 25 तारीख की सुबह को हमारे घर पे 25 फरवरी? हाँ, 25 फरवरी को हमारे घर पे हमला करा इन लोगों ने। कहाँ पे घर? ये भगरती विहार ईव लोग में, जहाँ 9 लोगों का कत्ल हुआ है, ये पुलिया पे। तो मैंने देखा, मेरे सामने जला के मारा मुसलमानों को। और मेरे पूरे घर में, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है। और जो हम वहाँ से निकल गए 25 तारीख को भग के, और बल्कि हमारे घर पे 28 तारीख को नोटिस चुका गया कि तुम ही दंगाई हो। मतलब हमें मारा, हमें पीटा और हमें दंगाई कह दिया। तो हम प्रजा साहब के पास गए, प्रजा साहब ने हमारी हेल्प करी और आज हम उसी घर पे रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। राजेश कुमार। राजेश, आप दंगा में क्या हुआ है आपका? नहीं, दंगा में तो नहीं, लेकिन हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा ही है कि। आप कहाँ रहते हैं राजेश? मैं ईस्ट दिल्ली ब्रह्मपुरी में रहता हूँ। अच्छा, जिस वक्त दंगे हो रहे थे तब आप कहाँ थे? मैं उस दौरान जो है कोलकाता गया हुआ था। ओके, हमारा प्रोग्राम तो था। घर पे कौन था, परिवार वगैरह? घर पे परिवार था और भाई थे, फादर थे। हाँ, तो हाँ, ये सब घर पे ही थे और लगातार दंगों के दौरान जो ये सब चल रहा था। जो आपके यहाँ हुआ वो आप मुझे बताइए। आपके केस भी क्या महमूद पराचा ही देख रहे हैं राजेश? बिल्कुल। क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ नेशनल वर्कर फेडरेशन में, और हम लोग जो है जब लॉकडाउन हुआ था तो हम लोगों ने जितने भी गरीब तबके के आदमी हैं, जब लॉकडाउन हुआ था, एक माहौल तो यहाँ ईस्ट दिल्ली में बन चुका था दंगे के दौरान, जय श्री राम ये सब बोलना, ठीक है, जो संवैधानिक तरीके से चलता है उसको टॉर्चर करना, कमेंट्स करना, ये सब मेरे साथ चल ही रहा था शुरू से ही। तो जब लॉकडाउन हुआ तो इसमें क्या परेशानी है? आपका नाम राजेश है, आप हिंदू हैं, तो जय श्री राम बोला तो आपने बोले, उसमें क्या परेशानी है? मसला क्या किया इन्होंने? कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है जो उच्च कोटि के, जो अपने आप को पंडित बताते हैं, वो जो दलित हैं या मुस्लिम हैं या जो भी सिख हैं, इनको इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं। तो फिर आपके यहाँ क्या हुआ?
मेरे यहाँ वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि लॉकडाउन होने पर जब मैं संस्था में हूँ तो मेरे को और भी संस्था से कॉल वगैरह आए कि भाई आपके यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे और उसकी वजह से भी पूरा यहाँ पे पैक रहा था एरिया, और जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद भी पूरा एरिया बंद रहा है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। आप हमें जो है वो एरिया बताइए, हम लोग वहाँ पे खाने के पैकेट्स वगैरह और खाने की इंतज़ाम करेंगे। तो ये सब सिचुएशन को देखते हुए मैंने क्या करा, अपने घर पे ही लोगों से पैसे कलेक्ट करके कुछ इकट्ठा करके मैंने जो खाना बनाना चालू करा। कोई हलवाई को बुलाया, घर पे खाना बनाना चालू करा। गरीब वो पैकेट बनाते थे हम लोग, तो पैकेट बना के वो हम लोग उनकी झुग्गियों तक पहुंचाया करते थे। जो लोग जिन लोगों पे खाना नहीं मिलता था, उस पैकेट के माध्यम से उन तक खाना, उनकी ज़रूरत के आइटम पहुंचाते थे। लेकिन गली में कुछ ऐसे लड़के या ऐसे परिवार थे जो लोग को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये इस मुकाम का काम कर कैसे रहे हैं। तो क्या होता था, ये तो पुण्य का काम है, स्वभाव का काम है, स्वभाव का काम है। और अगर भूखे को खाना आप खिला रहे थे तो उससे फिर क्या हुआ, मतलब दंगों से परेशानी ये हो रही थी कि एक एससी कास्ट का जो लड़का है वो इतना बड़ा काम कर कैसे रहा है। और उसमें क्या हो रहा था कि हमारे पास जो मोमडन एरिया थे, ज़्यादातर वहाँ पे मुस्लिम लोग थे, जो महिलाएं बुरखा पहन के आ जाती थी, जिनके घर में खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, उनको वहीं पे सूखा जो भी हमारे पे बनता था, चीनी दाल, वो हम दे देते थे। तो उनको ये चीज़ उदास नहीं है। उन्होंने क्या करा, एक प्लानिंग करी कि भाई जिस दिन ऐसे लोग आएंगे, कोई बुरखा पहन के या टोपी लगा के, उन्होंने अपने ग्रुप एक तैयार कर लिया, तो उस दिन एक लड़ाई करनी है इनसे। और जिस लड़के के परिवार की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे से लड़ाई करी, वो अच्छी खासी पुलिस में अपनी बातचीत रखता है। जो वहाँ का लोकल थाना है उस्मानपुर, वहाँ पे अच्छी खासी बातचीत रखता है, क्योंकि उसके पिताजी के टाइम से और उसके टाइम से भी काफ़ी आना जाना रहा है, मतलब काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। तो हर कोई गली में उनसे बोलता नहीं था, उन्हें पता था कि पुलिस से भी अच्छे संबंध है, कोई इनसे बोलेगा तो उल्टा पुलिस उनको लपेटेगी। फाइनली यही हुआ कि जब बुरखे में जो लेडीज़ें आई खाना लेने के लिए, हमने उनको दिया, तो वो ग्रुप के साथ आए और बोलने लगे कि यहाँ बुरखे वाली नहीं आएंगी, यहाँ ये बुरखे वाली नहीं आएंगे, यहाँ ये मुसलमान नहीं आएंगे, ये लोग कोरोना फैला रहे हैं। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसका कुछ है आपके पास? इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, लेकिन जिन्होंने ये बोला उन्हें आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। मैंने उनकी अगले दिन 4 तारीख का ये वाक्य था, 5 तारीख को मैंने रिटर्न में कंप्लेंट लगाई। 4 कौन सी अप्रैल? बिल्कुल 4 अप्रैल के वाक्य है। 5 अप्रैल को मैंने रिटर्न में बाय ईमेल के माध्यम से डीसीपी नॉर्थ ईस्ट को और पुलिस हेडक्वार्टर में ये कंप्लेंट दी थी। लेकिन उस कंप्लेंट के बाद से मुझे पुलिस द्वारा जो है बहुत परेशान किया गया, और उनके द्वारा जिन लड़कों की मैंने नाम दिए कंप्लेंट में, सारा वाक्य बताया, उन लड़कों द्वारा मुझे धमकी दी गई। उनके द्वारा मुझे धमकी दी गई। मेरे पूरी गली में जो हमारे मतलब 70 साल की, जो हमारी 70 साल हो गए हमारे को रहते हुए, हमारी मतलब जो इज्जत थी उसको तार तार कर दिया, जाति सूचक शब्द। राजेश, जिन्होंने मारा पीटा, उनके आपने बताया कि नाम पुलिस को दिए, सब दिए, तो वो किस धर्म जाति के हैं? उन्होंने ऐसा क्यों किया? कौन लोग हैं? वे पंडित बताते हैं अपने आप को, पंडित कहते हैं कि हम पंडित हैं, शर्मा बोलते हैं वो अपने आप को। तो कहते हैं कि हमसे ऊंची तो यहाँ बरादरी है ही नहीं। तो इस तरह की बातों से कह के कभी कभी मुझे जलील भी करते थे कि डायरेक्ट मुझे ना बोल के बराबर में आके कभी चमार, तुम जोड़े भी और तुम सुअर भी पाल सकते हो यार, मुसलमानों को भगाओ। तो लेकिन मैं इस चीज़ों को इग्नोर रखता था। मेरा कहना यही था भी हमारे लिए इस देश में जो रह रहे हैं संवैधानिक अधिकार है और सबके लिए ये देश बराबर है। बिल्कुल, इसी बातों से वो चिढ़ते थे। अब हुआ क्या है? अब हुआ क्या, वो पुलिस वालों ने परेशान करना चालू करा। लगभग 80 दिन बाद उस पर एफआईआर करी। एफआईआर होने जब आप पर एफआईआर? नहीं, उन लड़कों पे एफआईआर हुई। उसके बाद मेरे पे झूठा मुकदमा उन लड़कों की मां के द्वारा 354 का करा दिया गया, जिसमें पुलिस वालों ने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कुछ नहीं दी। मैं घर पे शाम के वक्त गया तो मुझे कम से कम 6 पुलिस वाले बिना वर्दी का आते हैं। जब मेरी मम्मी गेट नहीं खोलती है कि भैया आप पुलिस वाले लग नहीं रहे, वो क्या करते हैं, पड़ोसियों के घर जबरदस्ती खुलवा के पड़ोसियों के घर में से घुस जाते हैं, और मेरी वाइफ से मेरे भाई का गिरेबान पकड़ लेते हैं, फोन तो आपको अरेस्ट करके ले गए थे क्या? बिल्कुल, मुझे अरेस्ट करके ले गए और मुझे जाके काफी टॉर्चर करा और कहा ये लिख यहाँ पे कि तूने उस लेडीज के साथ बदतमीजी करी। और मैंने बिल्कुल मना कर दिया, जी मैंने जब करा ही नहीं है तो मैं लिखूं क्यों। उन्होंने कहा ठीक है हम तुझे लॉकअप में डालें। मैंने कहा ठीक है आप डाल दीजिए लॉकअप में। भी आपको? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई मारा पीटा, लेकिन टॉर्चर तक आप बंद रहे? लगभग 7-8वें दिन में बाहर आया। 8वें दिन। बहरहाल जाने वाले तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन यही कहा जा सकता है कि अब जो कुछ हुआ वो फिर कभी ना हो, दोबारा कभी देखने में ना मिले। वो लोग जो शहीद हुए उनके इसाले सवाब के लिए हम भी दुआ करते हैं, उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, और तमाम जो लोग दंगों की नज़र हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।